नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शब्द विचार का हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे। और शब्द विचार के अंतर्गत ना तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो भाषा है ना उसके बारे में विस्तार पूर्वक आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले भाग 4 सामान्य हिंदी करके दिया है, जिसमें से आप लोगों का 10 नंबर का आने वाला है और 10 प्रश्न इसमें से पूछा जाने वाला है। और जो आज हम लोग ना जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप लोगों का शब्द विचार के अंतर्गत स्रोत के आधार पर शब्द के जो 4 वर्ग में बांटा गया है ना, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज और विदेशज, ये चारों क्या होता है ना, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और डेफिनेटली इसमें से ना लगभग 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना आप लोगों को, उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए आप लोगों को चलना है। और उसके बाद ना आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना, उसके तुरंत ही बाद इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके क्या करना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला देखो, शब्द विचार आप लोगों का जो टॉपिक है वो है। और इसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और उसी के अंतर्गत रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आसपास से जब टॉपिक से पूछा जाएगा ना तो हम लोगों से बन जाए, इस प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, अथवा शब्द का निर्माण एक या अधिक वर्णों के ध्वनि से होता है। तो शब्द का निर्माण किससे होता है, एक या एक से अधिक वर्ण के ना स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि के मेल से होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी भी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, सार्थक विश्लेषण को समन्वित रूप को शब्द विचार कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया उत्पत्ति कहलाती है। तो एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। शब्द के दो भेद होते हैं, कितने, तो शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला सार्थक शब्द होगा और दूसरा निरार्थक शब्द होगा। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, उस शब्द का ना जो अगर कोई विशेष अर्थ निकलेगा, क्या, तो जो भी हम लोग शब्दों को पढ़ेंगे ना तो उसका कोई विशेष अर्थ निकलेगा ना, जिसका मीनिंग निकलेगा, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। और निरार्थक शब्द उसे कहेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो शब्द होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसे निरार्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द का अगर आप लोगों को ना उदाहरण दूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ जल, क्या, तो एक शब्द लिख दिया जल। तो जल का मतलब क्या होता है, पानी, जिसे हम लोग पीते हैं और हम लोग के दिनचर्या में यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा। उसी के स्थान पर अगर मैं ना निरार्थक शब्द लिख दूंगा, लज लिख दूंगा, क्या, तो ल और ज ऐसे लिख दूंगा, ये भी तो एक शब्द है ना, लज जो है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना लज का। तो ये क्या होगा, निरार्थक शब्द हो जाएगा। और ये जो जल लिखा है वो सार्थक शब्द हो जाएगा। समझ में आया सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द किसे कहते हैं। चलिए अब ना शब्दों को निम्नलिखित 5 आधारों पर ना विभक्त किया गया है। कितना, तो जो शब्द है ना उसको 5 आधार पर विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। कौन कौन सा, तो इसको जानते हैं। सबसे पहला को ध्यान से समझिए। रचना, उत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क्या, तो रचना उत्पत्ति के आधार पर ना 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले रूढ़ शब्द होगा, दूसरा यौगिक शब्द होगा और तीसरा योग रूढ़ शब्द होगा। रचना, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, याद रखना है। दूसरा को पढ़िए। उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। क्या, तो उत्पत्ति, उद्भव या विकास के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 प्रकार होते हैं। अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 लेना है। उसके अलावा दूसरा में जो पूछा जाता है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 लेना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट वाले को। तीसरा को ध्यान से पढ़िए। रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन सा, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार होते हैं। चौथा को पढ़िए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद,
तो अर्थ के आधार पर शब्द के ना 3 भेद होते हैं। कौन सा? तो सबसे पहले अभिधा हो जाएगा, दूसरा लक्षणा हो जाएगा और तीसरा व्यंजना हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के भेद होते हैं। 5वां को ध्यान से पढ़िए। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। क्या? तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार। तो आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सा? तो सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवां संबंध सूचक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से 8 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़िए। अर्थ की दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित 6 भागों में विभक्त किया गया है। कितना? तो अर्थ की दृष्टि से जो शब्द है ना, तो उसको 6 भाग में विभक्त किया गया है। कौन सा? तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, पांचवा समानभाषी और छठवां जो होगा वो अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से शब्द के ना 6 भाग में बांटा गया है, तो याद रखना है। जो जो चीज़ ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ केवल ना उसे ही आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा और उसे ही आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रचना, उत्पत्ति या बनावट के दृष्टि से ना शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो ये तीनों भेद कौन कौन सा है इसको जानते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको ना मैं सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रूढ़ क्या होता है। रूढ़ क्या होता है अपने शब्दों में भी समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें थ्योरी में दिया है उसको पढ़ते हैं। इसे मूल शब्द भी कहते हैं। क्या? तो रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। वे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंड को कोई अर्थ ना निकले रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल करके दिया है, जैसे दिया है इसमें चावल, उसके अलावा अलग अलग दिया है, कान दिया है, उसके अलावा पानी दिया है और उसके अलावा घोड़ा दिया है। आपको अब ना रूढ़ शब्द क्या होता है मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से समझिएगा। रूढ़ शब्द वे शब्दों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर ना किसी भी प्रकार के अर्थ नहीं निकलता, और जो खंड या टुकड़ा नहीं होता है ना तो एक वो विशेष अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसी में दिया है उसको ले लेता हूँ, चावल। क्या? तो ये जो चावल लिखा है ना वो क्या है, एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या? तो चावल जो लिखूंगा ना इस प्रकार से वो एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर मैं इसका खंड या टुकड़ा करता हूँ, खंड कहने का मतलब ये जो अलग अलग जो वर्ण है उसको अलग अलग काटोगे, चा को अलग रख दोगे, वा को अलग कर दोगे और ला को अलग कर दोगे, तो ये किसी प्रकार से अर्थ बनेगा। का चा का मतलब कुछ होगा या वा का मतलब या ला का मतलब कुछ होगा? क्या? नहीं होगा। तो ये रूढ़ शब्द वे शब्द को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी प्रकार से अर्थ प्रदान नहीं करता, लेकिन ये सारे वर्ण एक साथ जब रहते हैं ना तो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। समझ में आया ना? इसे मूल शब्द भी कहते हैं, मतलब एक साथ रहेगा तो वो मूल शब्द कहेंगे। सेम टू सेम इसमें भी बोला है ना जी, वे शब्द जिनका खंड सार्थक ना हो तथा जो अन्य शब्दों से मेल से ना बना हो, तो इसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। समझ में आया? उसी प्रकार से कान दिया है, उसी प्रकार से पानी दिया है और उसी प्रकार से घोड़ा दिया है। कान से का को अलग कर दो, ना को अलग करोगे, कोई प्रकार से शब्द बनेगा? क्या? नहीं बनेगा। लेकिन दोनों एक में है, कान तो मतलब बन रहा है ना इसका, कान मतलब हमारे सुनते हैं जो वो कान होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को रूढ़ को समझना है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होता है समझ में आया ना? चलिए उसके बाद यौगिक शब्द को समझते हैं, तो इसको भी अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा को पढ़िए यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है ध्यान से पढ़िए। यौगिक से आशय योग मेल से बना हुआ। नेक्स्ट को पढ़िए। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल या योग से बना हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। इन शब्दों का अर्थ सदैव उसी के समान होगा जो अर्थ में उसके मूल शब्द में होगा। तो अब आप लोगों को ना यौगिक शब्द क्या होता है ये समझा देता हूँ। यौगिक शब्द का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग वर्णों का, मतलब दो अलग अलग ना जो सार्थक खंड है ना, जो सार्थक अलग अलग शब्द है उसको मिला करके एक शब्द बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे देखो अनाथालय। अनाथालय क्या होगा? एक प्रकार से जो अनाथों का रहने वाला जो स्थान है वो अनाथालय करेंगे। अगर इसका खंड या टुकड़ा करेंगे, अनाथ को अलग कर देंगे और आलय को अलग कर देंगे। अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो वो क्या होगा?
अनाथ हो जाएगा। आलय का मतलब क्या होगा, रहने वाला, अलग से स्थान हो जाएगा, है ना। तो दोनों को एक शब्द में अगर बोला जाए, मतलब एक में जोड़ करके बोला जाए, अनाथ आलय, तो वो क्या होगा, रहने वाला केवल स्थान को इंडिकेट करता है, बताता है। तो देखो, यौगिक शब्द वे शब्दों को कहते हैं जो दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और उसी प्रकार से देखो, विद्यालय करके दिया है। विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या का मतलब ज्ञान होता है। आलय का मतलब क्या होता है, स्थान हो सकता है ना। उसी प्रकार से हिमालय, हिमधन आलय, हिम का मतलब बर्फ होता है, आलय का मतलब वो स्थान हो जाता है। तो ये क्या है, हिम का मतलब बर्फ है, मतलब ये कुछ अलग शब्द को बताता है। जब खंड हो गया तो या टुकड़ा हो गया तो इसको अलग कर देंगे तो। और आलय का मतलब क्या होता है, रहने वाला स्थान हो जाएगा। तो ये अलग अलग अर्थ प्रदान किया ना। लेकिन जब दोनों को एक में जोड़ेंगे, हिमालय, तो ये क्या बता रहा है, वो तीसरे का अर्थ बता रहा है, मतलब कोई दूसरा अर्थ बता रहा है। हिमालय मतलब क्या है, पर्वत को बता रहे हैं ना। हमारे उत्तर में है ना जी भारत के हिमालय पर्वत, तो उसको इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो यौगिक शब्द उस शब्द को बोलेंगे जो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाया जाता है और इसका खंड या टुकड़ा किया जाता है, तो वो अलग अलग अर्थ प्रदान करता है। तो इसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए, उसके बाद योग रूढ़ शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको भी आपको ना अपने शब्दों में समझा दूंगा अच्छे से। योग रूढ़ क्या होता है, सबसे पहले ना इसका जो थ्योरी दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि अच्छे से हम लोगों को क्या हो, समझ में आ जाए। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्पष्ट को ध्यान से पढ़िए। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात मेल होने के पश्चात अपने में मूल शब्द के अर्थ में भिन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। तात्पर्य यह है कि योग होने पर नया रूढ़ बन जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, जलज दिया है, उसके अलावा कमल दिया है, मछली दिया है, घोंघा दिया है, सीपी दिया है, कीड़ा दिया है। उसके अलावा पंकज दिया है, दशानन दिया है, लंबोदर दिया है और पीताम्बर, अलग अलग इसमें एग्जाम्पल दिया है। अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि योग रूढ़ एक्चुअल में होता क्या है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो क्या होता है, सामान्य अर्थ का बोध ना करा करके, मतलब जो अपने लिखे हुए जो शब्द होगा ना उसका बोध ना करा करके विशेष अर्थ को, मतलब लाक्षणिक अर्थ को प्रदान करते हैं, लाक्षणिक अर्थ को बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जलज लिखा है, क्या, तो एग्जाम्पल के थ्रू जलज लिखा है, तो जलज से जो आशय होता है ना, वो जल में जन्म लेने वाला होता है। क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला होता है। तो ये अपना क्या है, साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे जलज से हम लोग क्या लेंगे, जल में जन्म लेने वाला, तो जल में कौन कौन जन्म लेता है, तो कमल भी लेता है, मछली भी लेता है, घोंघा भी लेता है, सीपी भी लेता है और कीड़ा भी लेता है। तो सामान्य जो अर्थ है ना उसको ना लेकर के लाक्षणिक अर्थ जो प्रदान करता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है, 10 आनन वाला, मतलब 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाला दशानन अगर बोला जाता है तो आप लोग क्या लेते हो, दशानन मतलब 10 सिरों वाला सोचते हो क्या। डायरेक्ट दशानन का मतलब आप लोग रावण को लेते हो ना, सीधा 10 सिरों वाला। तो दशानन जो है वो अपने साधारण अर्थ को ना बता करके लाक्षणिक अर्थ, मतलब विशेष अर्थ को जो बताता है ना, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका जो पेट है ना वो निकला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। लेकिन लंबोदर से हम लोग आशय क्या लेते हैं, लंबोदर से हम लोग डायरेक्ट आशय लेते हैं, भगवान गणेश को लेते हैं ना। क्यों, क्योंकि लंबोदर क्या है, उन्हीं का एक नाम में से एक है, लंबोदर उन्हीं को कहा जाता है। तो लंबोदर का साधारण अर्थ लोगे तो पेट जिसका लंबा होता है, मतलब निकला हुआ होता है, उसे लंबोदर कहते हैं। लेकिन ना योग रूढ़ में क्या है, साधारण अर्थ का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, विशेष अर्थ में लेते हैं। लंबोदर को हम लोग विशेष अर्थ में भगवान गणेश के नाम को लेते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाता है, ये योग रूढ़ कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को। एक शब्द में अगर आप लोगों को बताऊं कि योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपने लिखे हुए शब्द को, मतलब जो अपने साधारण अर्थ को ना बता करके लाक्षणिक अर्थ, मतलब विशेष अर्थ को प्रकट करता है, बताता है, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को योग रूढ़ शब्द क्या होता है।
चलिए अब हम लोग ना एक्चुअल में यहाँ आपसे पढ़ते हुए चलते हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। अब हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ना कि रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है और यौगिक शब्द क्या होता है। चलिए अब हम लोग ना तत्सम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तत्सम की जो परिभाषा जो दिया है ना उसको पढ़ते हैं, फिर मैं इसको भी अपने शब्द में आपको समझाऊंगा। शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। या करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे, किसी भाषा के मूल शब्द को। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। या करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे तत्सम कहलाते हैं। फिर से या करके दिया है, तत्सम संस्कृत का रूप है क्या, तो तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत का ही एक रूप है। फिर से या करके दिया है, इसको पढ़िए तो ध्यान से पढ़ते हैं। जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर आकर अविकृत रूप प्रयुक्त होते हो वे तत्सम कहलाते हैं। अब आप लोगों को ना वैसे भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे यकीन है तत्सम क्या होता है। अपने शब्दों में समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना उसको सीधा सीधा उठा करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। कैसे, तो देखो संस्कृत के मान के चलो ना, ये जो संस्कृत का अलग अलग शब्द होगा है ना, जैसे मान के चलो अस्माकम, अहम, कुत्र, इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना वो संस्कृत के शब्द होंगे। लेकिन संस्कृत के जो शब्द हैं ना वो सीधे सीधे इसमें से उठा करके बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में अगर उसका यूज़ किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएगा। क्या, संस्कृत भाषा के जो भी इसमें शब्द होगा उस शब्द को डायरेक्ट बिना किसी बदले हुए, मतलब बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट संस्कृत से उठा करके हिंदी भाषा में उसका उपयोग किया जाएगा तो उसे तत्सम कहेंगे। ये सारे के सारे परिभाषा वही बोला है, ठीक है। तो आप लोगों को एक शब्द में याद रखना है कि संस्कृत के वे मूल शब्द जिसको ना सीधा सीधा संस्कृत से उठा करके हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि तत्सम को कैसे पहचानना है, ठीक है। चलिए उसके बाद तद्भव को समझते हैं कि तद्भव क्या होता है। तद्भव क्या है, सबसे पहले इसके थ्योरी को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से बना है, जिसका अर्थ उससे उत्पन्न या विकसित अथवा वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। या करके दिया है तो ध्यान से पढ़िए। ऐसे शब्द जो संस्कृत से प्रकृत या ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। विकृत का मतलब होता है बदल करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। या करके दिया है, संस्कृत शब्द के हिंदी रूपांतरण को तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत शब्द के हिंदी रूपांतरण मतलब ना संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसके रूप को बदल करके हिंदी में उपयोग किया जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। अब आप लोगों को ना एक शब्द में अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि तत्सम और तद्भव को कैसे आप लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, मतलब समझना है। सबसे पहले आप लोगों को बताया ना कि तत्सम किसे कहते हैं। संस्कृत के वे तमाम शब्द जिसे डायरेक्ट उठा करके ना हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उपयोग किया जाएगा तो उसे तत्सम कहेंगे। लेकिन संस्कृत के वे शब्द जिसका जो शब्द होगा ना उसको क्या किया जाएगा, वहाँ से लिया जाएगा और इसको ना परिवर्तन करके, मतलब इसके रूप को बदल करके अगर हिंदी में उपयोग किया जाएगा तो वो तद्भव कहलाएगा। अगर संस्कृत के शब्द होगा उसे डायरेक्ट उठा करके हिंदी में उपयोग किया जाएगा बिना किसी परिवर्तन के तो वो तत्सम कहलाएगा। लेकिन संस्कृत के वे सारे शब्द जिसके रूप को बदल दिया जाएगा और बदल करके ना इसको हिंदी में उपयोग किया जाएगा तो उसे तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो ये जो पुत्र लिखा है ना वो संस्कृत के एक शब्द है। ये जो पुत्र लिखा है तो वो संस्कृत के शब्द है, लेकिन इसको डायरेक्ट ना हिंदी में उपयोग किया जाएगा, हिंदी में भी क्या किया जाएगा, ऐसे पुत्र लिखकर उपयोग किया जाएगा तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर ना ये जो पुत्र संस्कृत में लिखा है तो इसके स्वरूप को हम लोग बदल देंगे,
पुत्र को और क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। क्या, तो पुत्र को और क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो इसके स्वरूप को हम लोग क्या किए, पुत्र को स्वरूप को बदल करके बेटा लिख दिए हिंदी में, तब ये क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। डायरेक्ट इसको उठा करके अगर हिंदी में उपयोग करेंगे तो वो तत्सम होगा, लेकिन इसके स्वरूप को बदल देंगे, पुत्र को और क्या कहते हैं, बेटा, लेकिन ये बेटा बोल करके ना अगर हिंदी में प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। दोनों में अंतर को आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए अब आप लोग ना कि ये जो तत्सम और तद्भव ना में अंतर क्या क्या है इसको आप लोगों को पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। आप लोगों को ना अलग अलग शब्दों में समझाऊंगा, इसको क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से एक बार पढ़ना है। संस्कृत के देखो आप लोगों को ना अपने शब्दों में समझाऊंगा, एकदम ही आप लोगों को डीपली नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये तत्सम है और ये तद्भव है। तत्सम में देखो ये जो छ रहेगा ना वो तत्सम देख लेना, कोई भी शब्द में अगर छ रहेगा तो वो तत्सम शब्द होगा, स्रा रहेगा तो वो भी तत्सम शब्द होगा, व रहेगा तो तत्सम शब्द होगा, उसके अलावा शा व शा तो ये रहेगा, उसके अलावा री रहेगा तो तत्सम शब्द होगा, त्री रहेगा तो होगा, रा रहेगा तो होगा, उसके अलावा रारिफ वाली जितने भी इंडिकेटर होगा ना, संकेतिक होगा ना, वो सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाएगा। उसके अलावा ड़ रहेगा या रहेगा, ये शब्द में अगर आप लोगों को मिलेगा ना ये जो वर्ण है वो, तो वो तत्सम शब्द होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो छ के स्थान पर अगर ना खा रहेगा या छ रहेगा तो वो तद्भव कहलाएगा। उसके अलावा स्रा के स्थान पर अगर सा रहेगा तो वो तद्भव होगा, व के स्थान पर ब रहेगा तो तद्भव होगा, सा रहेगा तो तद्भव रहेगा, रा रहेगा तो तद्भव होगा, त्रा रहेगा तो क्या होगा, तद्भव होगा, रा ना जा ये रहेगा तो क्या होगा, तद्भव होगा। तो इस अंतर को आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी भी अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसमें कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो आप लोग, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। सारा PDF जो है ना वो आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा तुरंत ही ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद। चलिए उसके बाद अब हम लोग ना थोड़ा सा जानते हैं कि तत्सम व तद्भव को पहचानने की कुछ नियम दिया है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो प्राय जिन शब्द में ना आप लोगों को बताया था ना कि छा छतरी का, स्रा श्रमिक का, त्रा त्रिशूल का, ऋषि का, शा रारिफ वाला रा होगा और विसर्ग होगा, ये तमाम जो शब्द रहेंगे वो सारे के सारे ना तत्सम शब्द में उपयोग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट करके दिया है, इसको ध्यान से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो देखो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये जो छ रहेगा ना वो सारे के सारे तत्सम होगा। कैसे, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो एक तरफ क्या है तत्सम शब्द दिया है, दूसरा तरफ तद्भव शब्द दिया है। तो देखो ये जो छ रहेगा इसमें देखो पक्ष है ना, चक्षु है, भिक्षा है, पक्षी है, लाक्षा है, तो ये तमाम जो छ वर्ड आएगा ना इसमें मतलब वर्ण आएगा, ये सारे के सारे तत्सम को इंडिकेट करेगा, तत्सम शब्द होगा। उसके अलावा देखो तद्भव को कैसे पहचानना है, ये देखो पक्ष के स्थान पर क्या होगा, पंख होगा, मतलब छ के स्थान पर खा हो जाएगा ना तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे पक्ष का पंख, चक्षु का चक्ष, भिक्षा का भीख, उसके अलावा पक्षी का पंक्षी, लाक्षा का लाख, अक्षर का अक्षर, उसके अलावा आलक्ष्य का आलक, उसके अलावा छतरी का खत्री, परीक्षा का परक, कोक्षी का कोक। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप लोगों को क्या है ना तत्सम और तद्भव को समझते हुए चलना है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड को देखोगे ना तो तत्सम और तद्भव इसमें भी दिया है। देखो ये जो त्रा दिया है ना, इसमें जितने भी इसमें शब्द होगा त्रा दिया है ना वो सारे के सारे तत्सम होगा। जैसे चित्रकार का चितेर, चित्रक का चीता, पुत्र का पूत और अत्र का अतड़ी, पत्रिका का पति, छत्रक का छाता। तो ऐसे केवल एक बार आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और आप लोगों को ना पढ़ने का एक तरीका बताओ ना, तत्सम तद्भव में समझने का तरीका होगा वो। तो आप लोगों को क्या करना है, पहली बार जब आप लोग पढ़ोगे ना तो एक बार दोनों को पढ़ना, तत्सम और तद्भव दोनों को पढ़ना। लेकिन दूसरा बार जब पढ़ोगे ना तो तत्सम को क्या करना, आप लोग तत्सम को देखना, लेकिन तद्भव को ना छिपा देना किसी में, एक को देखना दूसरा को छिपा देना, और बिना देखे आप लोग याद करने की कोशिश करना। सारे को इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, आपके PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ट्रिक क्रमांक तीसरा करके दिया है। ये जो स्रा श्रमिक का दिया है ना तो उसके स्थान पर क्या आएगा, स्रा श्रमिक जो रहेगा ना वो अगर आप लोग कोई शब्द में देखना ना तो आप लोग क्या समझना, ये सारे के सारे क्या होगा, संस्कृत के शब्द होगा। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होगा, सिगार हो जाएगा। उसके अलावा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का सेठ हो जाएगा। श्रृंखल का सिकड़ी हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। श्रृंगाटक का सिंघाड़ा हो जाएगा। तो केवल
कल आप लोगों को एक बार ना इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। श्रेणी का सीढ़ी हो जाएगा, श्रृंखला का संकला हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो री ऋषि का जो है ना, उसमें क्या होगा, री ऋषि देखो ये जो दिया है ना, भातृ तो भाई हो जाएगा, भातृ भार्या भाभी हो जाएगा, घृत हो जाएगा, घी हो जाएगा, नृत्य का नाच हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव को एक एक बार क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तुरंत ही अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सारे के सारे को इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य है आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये समझाना। बाकी आप लोग तो पढ़ोगे ना जी, खुद से जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। और अभी भी बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। कम से कम सुबह और शाम करके ना आप लोगों को दिन में ना 5 से 6 घंटा कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। देखो एक तरफ इसमें भी तत्सम और दूसरे तरफ तद्भव दिया है, तो आप लोगों को एक एक बार पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। एक तरफ देखो तत्सम में क्या है, हरिद्रा दिया है हल्दी, आम्र का आम, आम्रचूर्ण का अमचूर, अदरक का अदरक हो जाएगा, ताम्र का तांबा, ताम्रचूर्ण का तमचूर, प्रतीक्षाया का परछाई, उसके अलावा भरमर का भौरा, ऊर्ध्वतन का उबटन। तो ऐसे एक एक बार आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जो जो आप लोगों के लिए छोड़ दिया हो ना, उन तमाम चीज़ों को एक बार कम से कम आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा देशज के बारे में जानते हैं। मतलब हम लोग ना तत्सम भी पढ़ लिए, तद्भव भी पढ़ लिए, अब तीसरा जो होगा वो देशज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। देश देश तथा जा जन्मा, अर्थात देश में ही जन्मा जो शब्द क्षत्रिय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। इनका स्रोत संस्कृत नहीं किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता अपितु देश के बोलचाल से बना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। देशज शब्द को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध जॉन बिम्स ने माना है। अब आप लोगों को ना देशज शब्द क्या होता है इसे अपने शब्दों में समझा देता हूँ। ये जो ना लिखा हुआ है एकदम ही रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। देशज का मतलब ये होता है कि हम ना अपने गाँव में, अपने जो सीमित जो क्षेत्र होते हैं ना, छोटे छोटे जो गाँव होते हैं, उसमें जो बोली हम लोग बोलते हैं ना, तो उसे ही देशज भाषा कहा जाता है। जैसे हम लोग गाँव जाते हैं तो प्योर छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, एकदम पट गवैया वाला जो शब्द होता है वो, तो उसे ही क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। जो अलग अलग गांव में अलग अलग जो बोलियां होता है वो बोला जाता है, उसे देशज कहते हैं। आप लोगों को देशज शब्द को कैसे पहचानना है ये बताओ ना। तो छत्तीसगढ़ी में जितने भी शब्द आप लोगों को मिलेंगे ना, तमाम वो शब्द जो रहेंगे वो देशज शब्द कहलाएंगे। अधिकतर जो इसमें का शब्द मिलेगा वो आप लोगों को छत्तीसगढ़ी जो शब्द है वही आप लोगों को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल करके इसमें दिया है, देखो भवानी करके एक ही है, उसके अलावा मुखिया, घरौदा, मिट्टी, झोपड़ी, खिड़की, उसके अलावा देखो खर्रटा, उसके अलावा धुआं, बादल, उसके अलावा जगमग, झिलमिल, चिड़िया, उसके अलावा देखो तेंदुआ। ये सारे के सारे क्या है, देशज शब्द होंगे, ठीक है। उसके अलावा चूल्हा, म्याऊ, बियार, गड़बड़ी, उसके अलावा देखो तुमरी, उसके अलावा छिछला, कटोरा, उसके अलावा खिड़की, डिबिया, उसके अलावा खीर, लोटा, ये तमाम चीज़ जो होगा ना वो देशज शब्द होगा। उसके अलावा उटपटांग, गड़बड़ी, उसके अलावा गड़बड़, घोटाला, उसके अलावा घपला, काका, पगड़ी, ये तमाम जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ी अधिकतर शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तमाम शब्द क्या होंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, उसमें से अच्छे से पढ़ लेना, एकदम ही रटने की आवश्यकता आप लोगों को इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा चौथा विदेशज शब्द। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि विदेशज शब्द क्या होता है। विदेशज शब्द को अगर आप लोगों को ना अपने शब्दों में बताऊँ ना, तो बाहर बाहर जो देश होंगे ना, मतलब दूसरे देशों की जो शब्द होंगे ना, उसको जब हम अपने देशों में लाते हैं ना, मतलब अपने देश में अपने शब्द में जब बोलते हैं ना, उसको उठा करके, तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो इसे आगत शब्द भी बोलते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। विदेशी जाति के संपर्क से उसकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यही विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विदेशी शब्द आते हैं।
सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल जो देश है ना, तो वहाँ से कौन कौन सा विदेशी शब्द है ये आप लोगों को पढ़ना होगा। कैसे आप लोग पुर्तगाल की भाषा को समझोगे ये अपने शब्द में अब आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो वो वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। कब? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने क्या किया था? भारत की खोज किया था। मतलब यह है कि पुर्तगाल के लिस्बन जो है ना, मतलब पुर्तगाल जो देश है ना, तो वहाँ से गोल घूम करके क्या किया था? समुंदर का ना कई साल यात्रा किया और उसके बाद भारत की खोज किया था। तो समुंदर पर यात्रा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ता है? नाव का। तो नाव में वास्को डिगामा ने क्या क्या रखा था ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के थ्रू हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तमाम जो शब्द बताऊंगा ना वो सारे के सारे क्या होगा? पुर्तगाली शब्द होगा। ऐसे आप लोगों को लेना है। कैसे? तो देखो, वास्को डिगामा ने एक क्या बनाया था? नाव बनाया था भारत की खोज करने के लिए। और नाव में क्या रखा था? अपने खाने के लिए अचार, नाव को चलाने के लिए एक कप्तान, और उसके अलावा एक कर्नल रखा था। उसके अलावा देखो गोदाम रखा था, मतलब नाव में क्या रखा था? अपना गोदाम रखा था। जो वास्को डिगामा है वो भारत में किस लिए आया था? तो मसाले की खोज करने के लिए आया था। तो एक गोदाम रखेगा ना जी, मसाला भारत से ले जाने के लिए, तो वो गोदाम है। उसके अलावा एक कमरा था सोने के लिए, आलपिन रखा था अपने कपड़े में लगाने के लिए। उसके अलावा स्पात रखा था, बाल्टी रखा था नहाने के लिए। उसके अलावा गमला रखा था, गमला में क्या बोया था? गोभी बोया था, संतरा बोया था। तो याद रखना आप लोगों को, इसी प्रकार से रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहानी के थ्रू ऐसे ना शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे के सारे शब्द जो होंगे वो पुर्तगाली होंगे, इसीलिए। उसके अलावा अनानास वो खाता था, पपीता भी रखा था वो खाने के लिए। जब रास्ते में जाएगा 2-3 साल के लिए रहेगा, है ना, यात्रा करेगा, तो वो क्या करेगा? खाने के लिए रखेगा ना जी, अनानास पपीता। उसके अलावा चाबी रखा है। अब चाबी रखा है तो वो अलमारी भी रखेगा नहीं जी, अलमारी में ही तो चाबी लगता है। उसके अलावा तिजोरी है, तिजोरी में चाबी लगेगा। चाबी कहाँ लगेगा? अलमारी में लगेगा। उसके अलावा परात रखा है, परात जानते हो ना, छत्तीसगढ़ी वाला बड़ा वाला थाली होता है उसको। उसके अलावा तौलिया रखेगा नहा करके पोंछने के लिए। इत्र रखेगा छिड़कने के लिए, कमीज पहनेगा वो। उसके अलावा साबुन रखेगा तभी तो नहाएगा जी। और लंबे लंबे बाल हो जाएंगे 2-3 सालों में, तो क्या करेंगे? फीता रखेगा वो बांधने के लिए। एक पिस्तौल रखा है, मान के चलो कोई डाकू वाकू आ गए तो उड़ाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी, काजू, बोतल, मस्तूल, उसके अलावा नीलम, है ना, तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो रखा है। तो इसी प्रकार से कहानी के थ्रू आप लोगों को याद रखना है पुर्तगाली जो शब्द होंगे वो तमाम शब्दों को। तो इसीलिए आप लोगों को रिलेट करके पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ना ये PDF तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग क्या करना, आप देख लेना, देख करके जो कहानी बताया हो ना उसी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करना, तभी अच्छे से याद होगा। अदरवाइज़ ना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पुर्तगाली शब्द कौन सा पढ़ा हूँ, ये जापानी शब्द कौन सा पढ़ा हूँ, चीनी शब्द कौन सा पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। उसके अलावा दूसरा देखोगे चीनी, चीनी से क्या आया था? चाय आया था। उसके अलावा चीनी आया था। उसके अलावा देखोगे तो चीकू आया था, लीची आया था, पटाखा, तूफान, ये चीनी शब्द हो जाएगा। उसके अलावा जापान से क्या आया था? रिक्शा आया था, सुनामी आया था। उसके अलावा सायोनोर आया था। उसके अलावा हाइकू आया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इटालियन शब्द कौन सा होगा? कार्टून जो है वो इटालियन है। रॉकेट और लॉटरी ये इटालियन हो जाएगा। स्पेनिश शब्द सिगरेट और सिगार हो जाएगा। जानते हो ना जी, सिगरेट और सिगार, बड़ा वाला सिगार और सिगरेट, है ना, लड़कों की पहली पसंद वाला, तो स्पेनिश शब्द होगा वो। रूसी शब्द कौन सा होगा? स्पुतनिक हो जाएगा और वोदका हो जाएगा। बोलते हैं ना 4 बोतल वोदका, तो ये वोदका कौन सा होगा? रूसी शब्द हो जाएगा। स्पुतनिक कौन सा होगा? आप लोगों को पता होगा ना कि कोरोना के टाइम में जो एंटीडोट बना था वो स्पुतनिक बना था, रूस का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तुर्की, तुर्की को कैसे याद रखना है ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो तुर्की शब्द के अंतर्गत जो आएगा ना, तुर्की को आप लोगों को ना एक कहानी के थ्रू इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग बाज़ार गए हो, बाज़ार में तुर्किन जानते हो? तुर्किन, तुर्किन का मतलब ये होता है कि जो बाज़ार में ना जो चूड़ी वगैरह, टिकली फुंदरी वगैरह जो बेचते रहता है ना, तो उसे ही तुर्किन कहा जाता है। अब तुर्किन शब्द को से क्या रिलेट करना है? तुर्की शब्द को रिलेट करना है, ठीक है। तुर्किन जो है वो अपने साथ क्या क्या रखा था? एक मुग़ल रखा था, एक बेगम रखा था, मुग़ल और बेगम रखा था, ठीक है। उसके अलावा बहादुर रखा था, बहादुर मान के चलना उसके सिक्योरिटी का नाम होगा, ठीक है। उसके अलावा एक दरोगा रखा था, वो तुर्किन जो है वो ताकि चोरी ना हो। उसके अलावा बावर्ची रखा था खाना बनाने के लिए, एक कूली रखा था सामान ढोने के लिए। उसके अलावा चमचा रखा था। उसके अलावा आका,
उसके अलावा देखो फलगा, उसके अलावा उर्दू शब्द वो बोलता था, उसके अलावा सराग, ताश, चाकू, चाकू भी रखा था ना, ये तुर्की है तो चाकू रखेगा ना बेचने के लिए, कैंची रखा था बेचने के लिए, बंदूक, तोप और बारूद भी रखा था ताकि बेच सके, है ना। तो ये तमाम चीज़ तुर्की जो है ना वो रखा हुआ था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आठवां अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होंगे वो तो ईजी हो जाएगा जी, कैसे, तो तमाम जो शब्द होंगे वो अंग्रेजी में आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो जैसे स्कूल, कॉलेज, अकादमी, लाइब्रेरी, पेंसिल, पेन, कॉफ़ी, पेपर, डायरी, उसके अलावा कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, ये तमाम शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, वो अंग्रेजी में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। टीम, फुटबॉल, टैक्सी, डिप्टी, ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा होगा ना, तो इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, देखोगे तभी आप लोग समझ में आ जाएगा अंग्रेजी जो भाषा होगा उसको। उसके अलावा देखो डच भाषा है, यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, मैक्सिको भाषा है, जर्मन भाषा है, तो इसको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो एक बार कम से कम आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके अलावा लैटिन भाषा, फारसी भाषा, उसके अलावा देखो इसमें क्या है, फ्रांसीसी भाषा के बाद फारसी भाषा आ जाएगा। तो फारसी भाषा में ये तमाम जो अलग अलग जो भाषा है ना, उसको केवल आप लोगों को एक बार पढ़ना है, ज़्यादा रटने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम डीप नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। उसके अलावा लास्ट में जो होगा ना वो अरबी भाषा हो जाएगा। अरबी भाषा में जो आप लोगों को याद रखना है, मालिक, मालिक जो है वो अरबी भाषा है, अखबार जो पढ़ते हो आप अरबी भाषा है, औरत जो है वो अरबी भाषा है, और ये जो अल्लाह बोलते हो ना वो भी अरबी भाषा है, अमीर भी अरबी भाषा है, किस्मत भी अरबी भाषा है, और किताब भी अरबी भाषा है। उसके अलावा हवाई जहाज़ और हलवाई जो है ना वो अरबी भाषा है। तो इतना को ही केवल आप लोगों को याद रखना है, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा रटने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। अब भी जस्ट इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को दे दे रहा हूँ, तो तुरंत ही आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जाइए और जा करके इसको डाउनलोड करके एक बार शुरू से केवल आधा घंटा बढ़िया सा दीजिए और पढ़ लीजिए एक बार केवल आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ना है। और अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो उसमें मैसेज कर करके, ठीक है। चलिए आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू सीरीज़ के साथ, ठीक है।